आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। मूलचंद श्रीवास्तव और जमील को स्पेशल टीम में हिरासत में लिया है। परिजनों का आरोप है मूलचंद श्रीवास्तव को गलत तरीके से उठाया गया। दोनों को हिरासत में लेने को लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। मूलचंद श्रीवास्तव और जमील को स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है और परिजनों का आरोप है कि मूलचंद श्रीवास्तव को गलत तरीके से स्पेशल सेल अपने साथ उठाकर के ले गई है और अभी तक कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। मूलचंद श्रीवास्तव के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उठाया है उसे और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या बयान भी सामने पुलिस की तरफ से नहीं आया है। रायबरेली से 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। मूलचंद श्रीवास्तव और जमील को स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया, जबकि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि मूलचंद श्रीवास्तव को गलत तरीके से उठाया गया है। दोनों को हिरासत में लेने को लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। स्पेशल सेल ने अब तक कुल 8 संदिग्धों को पकड़ा है। तो स्पेशल सेल ने अब तक कुल 8 संदिग्धों को पकड़ लिया है। 6 संदिग्ध आतंकियों को स्पेशल सेल ने कल अरेस्ट किया था। पकड़े गए जमील और मूलचंद श्रीवास्तव, जिनके परिवार वालों का आरोप है कि गलत तरीके से उठाया गया है और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्या कार्रवाई अभी तक हुई, इस पर नहीं दिया है पुलिस ने। तो 6 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। कई राज उन्होंने खोले हैं। स्पेशल सेल और यूपी एटीएस अब उन सभी तारों को जोड़ने में लगी हैं। बड़ी आतंकी साजिश की लोग प्लानिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ में जो कार्यक्रम था उसको भी ये टारगेट करना चाहते थे। अयोध्या समेत आने वाले समय में जो त्योहार हैं, दशहरा, रामलीला और नवरात्रि, उस पर भी इनकी नजर थी। वहां भी धमाके करने का इनका प्लान चल रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये साजिश भी बेनकाब हो गई और ये सभी पकड़े गए। अब तक कुल 8 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। 6 संदिग्धों को स्पेशल सेल ने कल अरेस्ट किया था और आज भी 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। मूलचंद श्रीवास्तव और जमील नाम के 2 संदिग्धों तक पहुंची है स्पेशल सेल। और अब सीधे रुख करेंगे, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विवेक हैं लखनऊ से, पंकज रायबरेली से साथ में जुड़े हुए हैं और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ है। सबसे पहले रुख करेंगे हम लखनऊ का। विवेक, बताइएगा अब तक क्या अपडेट है, कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? जी आस्था, अभी तक 6 गिरफ्तारियां शो की हैं एटीएस ने और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। इसके अलावा 4 और लोगों को हिरासत में लिया था जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें रायबरेली का भी एक आदमी है और 2 लोग जो यहाँ लखनऊ से आमिर जावेद को गिरफ्तार किया गया था, उसके भाइयों को भी स्पेशल सेल अपने साथ ले गई थी, लेकिन कल देर रात उसके भाइयों को लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई। इसके अलावा 4 और लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और अगर हम बात करें एटीएस की, तो एटीएस ने दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो कार्रवाई थी उसके बाद जो अपना अभियान चलाया है, वो अपना अभियान यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़े लोगों पर चल रहा है। और तमाम शहरों में जो एटीएस की टीमें हैं वो लगातार छानबीन कर रही हैं। उन्नाव में भी छानबीन कर रही है। उन्नाव में ये बताया जा रहा है कि आमिर जावेद वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। इसके अलावा खजूर के कारोबार को लेकर उसका प्रयागराज भी आना जाना था। वहाँ से जीशान से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि आमिर के परिवार वालों से हमने बात की तो उन्होंने जीशान से किसी भी तरह के संबंधों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जीशान से कभी मुलाकात नहीं हुई और कभी उसके मुंह से उसका जीशान का नाम भी नहीं सुना। लेकिन एटीएस के सूत्रों का यह कहना है कि जीशान के पास आता जाता था और जीशान बड़ा कारोबारी है, खजूर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, इसीलिए उससे खजूर वो लेता था और रुपए ट्रांजैक्शन जो बैंक में करता था, उसी आधार पर एटीएस ने आमिर को गिरफ्तार किया है। ये सब चीज़ें अभी फिल्टर की जा रही हैं। बहुत सारी जानकारियाँ अभी और आना बाकी हैं। इसके जो जुड़ा हुआ पूरा नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल तैयार किए गए थे, जिनको रेडिकलाइज किया गया था, उनके बारे में भी छानबीन की गई है। बहुत सारे लोग संदिग्ध नजर आए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन में तमाम जनपदों की पुलिस भी, स्थानीय पुलिस शामिल हो गई, चूंकि अंडरवर्ल्ड इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस पूरे जो देश विरोधी रैकेट है इसको अंडरवर्ल्ड ऑपरेट कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर इसको ऑपरेट कर रहा है, संचालित कर रहा है। सारी योजना
पाकिस्तान में अनीस इब्राहिम ने ही बनाई है और यूपी में अंडरवर्ल्ड का अच्छा खासा प्रभाव है। दाऊद इब्राहिम के तमाम साथी यहाँ गिरफ्तार हो चुके हैं, इसीलिए अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है। जो बिल्कुल, तो अंडरवर्ल्ड से जो तार जुड़े हुए हैं उस पर भी अलग से तफ्तीश चल रही है और छानबीन जारी है। रुक करेंगे पंकज का, रायबरेली से हमारे साथ हैं पंकज। उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, स्पेशल सेल ने अब तक कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है और अभी तक सिर्फ 6 लोगों की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि हुई है। अब तक 10 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, 6 की गिरफ्तारी हो गई है, उनकी अरेस्टिंग हो गई है और अभी तक ये संख्या 8 थी, लेकिन लगातार छापेमारी चल रही है, मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो नए लोगों से पूछताछ हो रही है, धरपकड़ तेज है। तो अब तक कुल 10 लोग हैं जिनको स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। अभी तक सिर्फ 6 लोगों की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि हुई है और बाकी के 4 उनसे पूछताछ अभी स्पेशल सेल कर रही है। रुक करेंगे, रायबरेली से पंकज हमारे साथ हैं और पंकज से हम आगे की अपडेट जानें, लेकिन आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में संदिग्ध आतंकी जीशान की गिरफ्तारी के बावजूद एटीएस की टीम यहां रुकी हुई है। एटीएस अपने ऑपरेशन को आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रखेगी। दरअसल एटीएस ने कल प्रयागराज के करेली मोहल्ले के सी ब्लॉक से दुबई में रहकर अकाउंटेंट का काम करने वाले जीशान कमर को पकड़ा था और जीशान के बयान के आधार पर पुलिस ने करेली वसीयाबाद के नैनी इलाके में भी छापेमारी की थी और यहां से जीशान के 3 परिचित युवक को भी एटीएस अपने साथ ले गई थी। एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, जीशान से इनके कनेक्शन खंगाल रही है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है और ना ही उनको छोड़ा गया है। एटीएस की टीम ने संगम नगरी प्रयागराज से भी एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी की है। जीशान कमर नाम के इस संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक से हुई है और इस वक्त हम उसी सी ब्लॉक में मौजूद हैं जहां गिरफ्तार किए गए जीशान कमर का घर है। इसी गली में बाईं तरफ जीशान कमर का आलीशान मकान है, 3 मंजिला मकान है। जीशान को कल दोपहर को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। एटीएस की टीम के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी थे। कहा जा सकता है कि जीशान की गिरफ्तारी भले ही हो गई हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में एटीएस का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एटीएस की एक टीम अब भी यहां पर रुकी हुई है। आपको बता दें कि जीशान की निशानदेही पर एटीएस ने कल यहां 3 अन्य संदिग्ध युवकों को उठाया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे जीशान के संबंध खंगालने की कोशिश की जा रही है, उनके घर वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जीशान की निशानदेही पर ही, जीशान के बयान के आधार पर ही एक मदरसा संचालक के घर पर भी छापेमारी की गई थी। हालांकि छापेमारी में मदरसा संचालक नहीं मिले थे, लेकिन एटीएस की टीम ने कई घंटे तक वहां छानबीन की थी, मदरसा संचालक के परिवार वालों से पूछताछ की थी और सबसे अहम यह है कि जीशान की निशानदेही पर रात को नैनी इलाके में जिस पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद किया गया था, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए डिफ्यूज किया गया था, वहां जो पोल्ट्री फार्म संचालक शाहरुख है उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक उस पोल्ट्री फार्म को कुछ महीने पहले ही खोला गया था, लेकिन खोलने वाले शख्स कौन लोग थे? वहां अक्सर बड़ी गाड़ियां आती थी, लग्जरी गाड़ियां आती थी, उससे लोग उतरते थे, उनकी गतिविधियां संदिग्ध होती थी। तो वो कौन लोग थे, इस बात का पता भी एटीएस को लगाना है और जब ये सारे के सारे जवाब सामने आ जाएंगे तभी गुत्थी सुलझ पाएगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि जीशान जो दुबई में रहकर अकाउंटेंट का काम करता था, जो एमबीए पास आउट है, जो लॉकडाउन के दौरान भारत आया था और भारत में ही रुककर खजूर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था, कैसे वो आईएसआई के संपर्क में आया। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और प्रयागराज से खुद मोइन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, जीशान से पूछताछ हुई, कुछ और कड़ियां सामने आई और उससे संबंधित कुछ और लोगों को भी स्पेशल सेल अपने साथ ले गई है। कोई जानकारी अभी तक सामने आई है कि उनसे क्या पता चला है? देखिए, जीशान के बयान के आधार पर एटीएस और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने कल 3 लोगों को उठाया था। 2 लोगों की और तलाश की जा रही है। इन 2 लोगों में से एक मदरसा संचालक है और दूसरा जीशान का वो साथी है जिसके पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद की गई थी, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए डिफ्यूज कराया गया था। शाहरुख नाम का वो शख्स है जो शहर के मुट्ठीगंज इलाके में रहता है। अभी तक एटीएस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि एटीएस उसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और जीशान के बयान के आधार पर उससे रिश्ता रखने वाले, उससे ज्यादा नजदीकी रखने वाले 3 संदिग्ध
रसीदों को और उठाया गया था। अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है, अभी तक वो वापस अपने घर नहीं आए हैं और एटीएस की टीम ने परिवार वालों से ये कहा था कि हम सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, अगर कोई कनेक्शन, कोई मिली भगत जीशान से साबित नहीं होती है तो हम उसे छोड़ देंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी एटीएस का ऑपरेशन संगम नगरी प्रयागराज में खत्म नहीं हुआ है, अभी लगातार चल रहा है। आज सार्वजनिक तौर पर तो छापेमारी नहीं की जा रही है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ होमवर्क किया जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दिन में एक बार फिर से एटीएस और स्पेशल सेल की टीम जीशान के घर जा सकती है। वहां जो डिवाइसेस होंगे, चाहे वो लैपटॉप हो या परिवार वालों का जो मोबाइल फोन हो, उसे खंगाल सकती है। जो 3 संदिग्ध और उठाए गए हैं उनसे पूछताछ कर सकती है, उनसे जीशान के रिश्तों के बारे में और तहकीकात कर सकती है। और जो 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनमें एक मदरसा संचालक है और एक पोल्ट्री फार्म संचालक है, उनकी भी तलाश की जा रही है। तो यह जरूर कहा जा सकता है कि एक गिरफ्तारी एटीएस और स्पेशल सेल ने संगम नगरी प्रयागराज से की है, लेकिन ऑपरेशन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, कई जगहों पर छापेमारी किया जा सकता है और जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, जो पूरा कनेक्शन है, उसका खुलासा किया जा सकता है, उसके बारे में और तफ्तीश की जा सकती है। और इन सारे के सारे पहलू जब सामने आएंगे, उसके बाद एटीएस की टीम, स्पेशल सेल की टीम और जानकारी मीडिया को देगी, तब जाकर के जो जीशान हैं या जो और लोग पकड़े गए हैं, उनके नेटवर्क के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी, उनके नापाक इरादों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो और ज्यादा जानकारी जुटा रही हैं इस वक्त एजेंसियां। रायबरेली का रुख करेंगे, हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज, बताइएगा वहां से किस तरह तार जुड़ रहे हैं और क्या जानकारी आपके पास है? साजू को उठाया गया है तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा और यहाँ लोग इस बात को लेकर कहने लगे कि क्योंकि वो गांव में रहता था, उसका कहीं किसी से विशेष कोई संबंध नहीं था, तो लोग कहते थे कि गांव का रहने वाला सीधा साधा व्यक्ति, उसका कैसे आतंकी से कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर एटीएस ने उठाया है तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ठोस मिले होंगे जिसके वजह से उसको उठाया है। इसके साथ में साजू के साथ में उसी गांव का रहने वाला जमील, जो साजू का साथी था, उसके साथ बैठकर दोनों नशा करते थे, उसके साथी जमील को भी पुलिस ने उठाया। लेकिन जब सबसे खास बात की, जो एटीएस व जो दूसरी एजेंसी वहां पर गई और वहां पर जब उठाया तो उनके परिवार वालों को भी नहीं बताया कि आखिर में किस कारण से उठाया जा रहा है। उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया, उनके परिजनों के मोबाइल को ले लिया गया और जमील को भी उठाकर पुलिस यहाँ से ले गई है, एटीएस यहाँ से ले गई है। लेकिन जमील के बारे में पुलिस ने अभी उसका नाम उजागर नहीं किया है, उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है। हालांकि पूछताछ की जा रही है, सूत्रों का कहना है कि उससे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने के बाद ही उस पर कोई चीजें होंगी, उसका नाम उजागर किया जाएगा। अगर चीजें नहीं होती है, उसका कनेक्शन नहीं होता है, तो उसको वहां से छोड़ने की बात भी की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जमीन है, 5 साल पहले मुंबई में काम करने गया था, जो पीओपी का काम करता था और उसके पिता साबिर शेख ने साफ साफ बताया इसके 6 बेटे हैं, तीसरे नंबर का बेटा ये है, 2 बेटे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तरह की जानकारियां हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। आप सभी हमारे साथ